तो उसने क्या किया, उसके अंदर जो विचार आया ना, थॉट आया, उसको एक वे किस तरीके से उसको दूसरों के सामने रखना है, उसको उन्होंने क्या किया, एनकोड किया, सेंडर ने क्या किया, एनकोड। फिर वो एनकोड करने के बाद वो मैसेज बनता है। ठीक है, मैसेज आपने चैनल और मीडियम के थ्रू आपने रिसीवर को दिया। रिसीवर फिर क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड के बाद वो अपना क्या देगा, फीडबैक देगा। फीडबैक जब वो दे रहा है तो उस टाइम पे उस फीडबैक के लिए वो उसको मैसेज को एनकोड करेगा, और फिर वो क्या करेगा, सेंडर उसके पास आएगा, सेंडर फिर उसको डिकोड करेगा। ये ऐसे सर्कल में चलता है। तो सर्कल में पहले क्या आता है, सेंडर। ठीक है, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को एनकोड किया, फिर उसने उस मैसेज को ट्रांसफर किया चैनल या मीडियम के थ्रू। रिसीवर ने उसको रिसीव किया, डिकोड किया। ठीक है, फिर उसने फीडबैक देने के लिए एनकोड किया और फीडबैक दिया। और फिर आपका वहां पे फिर सेंडर क्या करेगा, उस जो फीडबैक आई है उसको वो एनकोड डिकोड करेगा। ठीक है, ये हमारा मैम चैप्टर इसका था। साइक्लिक प्रोसेस ना, पूरा साइक्लिक हाँ प्रोसेस होता है। हाँ, बिल्कुल साइकिल में चलता है, कंटिन्यूअस है। अभी जैसे हम आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपना। सेकंड चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ना हम एक काम करेंगे, 2-3 चैप्टर हम पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे आज फर्स्ट, कल फर्स्ट हो गया हमारा, आज सेकंड हो जाएगा, कल थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद फिर थोड़े से उन 3 चैप्टर से रिलेटेड ना एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो परसों हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मेरी आवाज आ रही है ना साफ, शुरू करूं? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई और बात, किसी को कुछ और बोलना है, अभी तक क्या नहीं समझ आया, क्या आया है, कैसा लग रहा है? कुछ भी आपको अगर बोलना है तो फटाफट बोलें। हाँ जी, पुष्पा जी। नो मैम। राधिका, आरजे योगी फिटनेस। हाँ जी, आप सभी को किसी में किसी चीज को, किसी को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या किसी और तरीके की कोई दिक्कत? श्वेता जी। मैम एक बार ये जो सीक्वेंस है ना 6 चीजों हम्म। का जो आपने बताया, सेंडर, इसको एक बार हम्म, और बता दीजिए। देखो, पहले सेंडर। ठीक है, सेंडर के ना ब्रैकेट में लिख लेना आप, एनकोड कर रहा है वो। ठीक है, एनकोड करेगा अपने थॉट्स को। ठीक है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, सेंडर के बाद क्या आएगा, मैसेज। मैसेज ट्रांसफर करने के लिए मीडियम और चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम चैनल थर्ड नंबर पे। फिर कहाँ पे जाएंगे, फोर्थ नंबर पे, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, उसको ब्रैकेट में लगा लेना, डिकोड कर रहा है वो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सेंडर था, यहाँ पे मैसेज था, यहाँ पे चैनल था। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर आ गया। रिसीवर यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका डिकोड कर रहा है। एंड देन वो क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, फीडबैक। फीडबैक। ठीक है, आगे ठीक बात समझ? ठीक है, तो ये 5 होंगे ना? हाँ, 5 में से 6 थे ये, एक कहाँ क्या हमने मिक्स कर एक रहे हैं शायद हम। प्रोसेसिंग है बीच में। हाँ, चैनल और रिसीवर के साथ, यहाँ ये दोनों अलग अलग में काउंट हो जाते हैं। मीडियम, एक मीडियम होता है आपका, एक उस मीडियम को आप ट्रांसफर कर रहे हो चैनल। एक होगा आपका यहाँ पे सेंडर। ठीक है, फिर मैसेज आता है। फिर रिस्पॉन्स है मीडियम मैम। में चैनल। नहीं नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। हम्म। रिस्पॉन्स। हाँ हाँ, रिस्पॉन्स, या ये बता दो कि हाँ प्रोसेसिंग हो जाते हैं इंफॉर्मेशन की। हाँ, ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे 6 होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं हम उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अभी मैं पीपीटी में लिख देती हूँ ये चीजें, आप वहां से देख लेना। ठीक है, शुरू करें अब टॉपिक। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मेरे को एक बार आप कंफर्म करके बताना कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, बताओ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम, क्लियर है।
हमने डेफिनेशन के बारे में देखा था, है ना, हमने कल ये डेफिनेशन की थी। देन हमने क्या देखा, यहाँ पे वही चीज आती है। ये आपका अगर इधर से नहीं लगाएं तो हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पे पूरी साइक्लिक प्रोसेस ये दिखा रखी है आपकी। पहले क्या आता है, सेंडर। सेंडर क्या करते हैं, किसी मैसेज को सेंड करता है, या सेंडर क्या करेगा, कोई मैसेज होगा, उस मैसेज के लिए वो उसको एनकोड करेगा। पहले उसके अंदर कोई विचार आया, उस विचार को उसने क्या किया, यहाँ पे थॉट को क्या किया, एनकोड किया, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया कि मेरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर वो क्या हुआ, वहां पे वो मैसेज की फॉर्म में आया। अब मैसेज किसी चैनल के थ्रू, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोडिंग करेगा। ठीक है, उसने अब समझने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे रिसीवर कि जो ये मैसेज है इसको किस कंटेक्स्ट में बोला गया है। ठीक है, वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस मैसेज का मतलब क्या है। देन वो क्या प्रोवाइड कराएगा, जो भी उसको समझ आया उसी के अकॉर्डिंग वो उसको फीडबैक देगा। फीडबैक भी किसी ना किसी चैनल के थ्रू आएगी। ठीक है, और वो चैनल से कहाँ पे सेंड होगी, सेंडर। और ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है आपकी। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। अब देखो चैप्टर आपका सेकंड है कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हम ये पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है इसको, और बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो कॉपी पेन भी रख लेना आप अपने पास, है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आते हैं तो आप साथ साथ में नोट करते रहो। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन क्या है, इज अ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि लगातार, है ना, कंटिन्यू, लगातार चलना किसी चीज का। अ, देखो आपने एक बात नोटिस की, अगर आप कभी भी खाली भी बैठे हो ना तो भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलते है कि नहीं चलता, यस मैम। है ना। अभी एक बात बताओ, जब कोविड की सिचुएशन आई थी, है ना, और लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के अंदर ट्रैफिक कितना बंद था, कितनी शांति थी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन कंटिन्यू था। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कम्युनिकेशन रेस्ट पे आ जाए, कि आप जो संचार कर रहे हो, जो आप बातें कर रहे हो, या कुछ भी किसी भी तरीके का एक्शन, ठीक है, इसमें एक्शन हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो वो भी कम्युनिकेशन है। तो ये कभी भी रेस्ट पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस चलता है हमेशा, जब से आप बचपन पैदा होने से लेके लास्ट टाइम तक आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हम इसको ये बोल ही नहीं सकते कि भाई ये स्टैटिक है, मतलब ये रेस्ट पे है, हम ये बात लिख ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है, कम्युनिकेशन इज परहेसिव। देखो परहेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना, हर जगह। क्या होता है, हर जगह, कि कम्युनिकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो हर जगह ना कई पैटर्न में देखने को मिलेगा आपको। देखो फैमिलीज में क्या होता है, फैमिली में अगर हम बात करें, लाइक किसी किसी की फैमिली तो बिल्कुल फॉर्मल होती है, जो जैसे दादाजी ने जो बोल दिया हमें सिर्फ वही करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे पापा ने जो बोला है वो करेंगे, पापा हमें जो बोलेंगे हम वो करेंगे, एक कंटिन्यू पैटर्न में। जैसे आप किसी कंपनी में देखते हो, है ना, कम्युनिकेशन किस तरीके से चलता है, कि मान लो बॉस ने बोला कि भाई आप, बॉस ने कुछ काम दिया उससे कम वाले एम्प्लॉय को, उस फर्दर जो मैनेजमेंट वाला था, मैनेजमेंट वालों ने एम्प्लॉय को दिया, है ना। तो ये डाउनवर्ड चल रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने फाइल अपने से ऊपर वाले को सेंड की। ठीक है, अपने से ऊपर वाले के बाद फिर उससे नेक्स्ट को सेंड की, फिर अपने बॉस तक वो चीज गई। तो ये हमारे जैसे ये तो हो गया आपके ना ऑफिस वर्क में, लाइक, है ना, जो आईटी आईटी की अगर हम बात करें, स्कूल में आप देख लो, या कॉलेज में देखो, यूनिवर्सिटी में देखो, या आप अपने घर में देखो, कम्युनिकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और कुछ लेवल में या तो आपको टॉप से डाउन की तरफ देखने को मिलेगा, भी टॉप से डाउन होगा, कोई हाई अथॉरिटी से लो की तरफ होगा, फिर लो से हाई की तरफ भी हो सकता है, डाउन से टॉप की तरफ भी हो सकता है, या साथ साथ में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि दो दोस्त है ना, दोनों साथ साथ में एक दूसरे के इक्वल लेवल पे है वो, वहां पे भी कम्युनिकेशन होता है। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलता है कम्युनिकेशन, बस किसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, या तो आपका टॉप से डाउन होगा, या डाउन से टॉप होगा, या दोनों के लेवल के बीच में होगा,
ठीक है, डायगोनल होगा। ये आगे जब हम कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि टॉप से डाउन में क्या है, डाउन से टॉप में क्या है, और ये डायगोनल क्या होता है, ये सब चीजें। लेकिन बस अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन आपको परहेसिव मतलब हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई आपको? जी मैम। हाँ जी। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। देखो एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी मानते हैं हम कि सेंडर ने अगर रिसीवर को कोई चीज सेंड की है, मैसेज अगर सेंड किया है, अगर रिसीवर भी उसकी फीडबैक देता है, अगर सेंडर ने सिर्फ रिसीवर को सेंड कर दिया, उसके बाद कोई भी आप रिप्लाई नहीं कर सकते, तो वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आप उसको रिप्लाई नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप साथ में अपना रिप्लाई दे रहे हो, अपनी फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, वहां पे होता है, उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे सेंडर ने पहले रिसीवर को और फिर रिसीवर क्या करता है, सेंडर को सेंड करता है। तो हमेशा इफेक्टिव अच्छा कम्युनिकेशन हम किस चीज को बोलते हैं, जहां पे दो टू वे प्रोसेस होती है, कि जहाँ पे फीडबैक इंक्लूड होती है। ये नहीं कि सिर्फ जैसे कई बार क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में, कई बार क्या देखा जाता है या लेक्चर मेथड के अंदर, कि टीचर सिर्फ बोलते हैं और स्टूडेंट उसको कॉपी करते हैं, लाइक नोट्स बना लिया, लिख लिया, वहां पे बहुत कम चांस दिया जाता है स्टूडेंट को अपनी अपनी बात को रखने का, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर स्टूडेंट को भी पूरा का मतलब पूरा राइट दिया जाए कि वो अपनी बात को वहां पे रखे, अपने पॉइंट्स रखे, अपने डाउट रखे, फीडबैक दे, तो वहां पे उसी कम्युनिकेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं टू वे कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद द कंटेक्स्ट एंड रिलेशनशिप अफेक्ट। देखो जो कम्युनिकेशन होता है ना, हमेशा यहाँ पे होता है संदर्भ में, कि आप किस संदर्भ में बात बोल रहे हो। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, आप व्हाट यू से, आपने क्या बोला है, आपने क्या बात बोली और आपने किस तरीके से बोली। एक तो आपने बोला क्या है ये डिपेंड करता है, और आपका बोलने का तरीका क्या है ये भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको पानी का एक गिलास ऑफ पानी का गिलास मांगना है किसी से, ठीक है, कि मेरे को एक पानी का गिलास दे दो, तो आपको किस तरीके से, आप कितने सारे तरीके हैं इसी बात को बोलने के। एक आप बोल रहे हो प्लीज ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप बड़े पोलाइट नजर आ रहे हो कि आप कितने रिस्पेक्टली पानी का गिलास मांग रहे हो, है ना। और एक यही पॉइंट है, गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हो, है ना, किसी को, लाइक ये नहीं होता है कि भाई मैं सुपीरियर हूँ तो इन्फीरियर है, मैं ज्यादा ऊपर पोजीशन पे हूँ तो लोअर पे है, तो गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, जैसे ऑर्डर दे रहे हैं हम किसी को। थर्ड में देखो, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे भी थोड़ा सा पोलाइट, यहाँ पे भी थोड़ी रिस्पेक्ट नजर आ रही है, वो पूछ रहे हैं परमिशन, क्या मेरे को पानी का गिलास मिल सकता है, कुड यू प्लीज गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर। यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल फीलिंग आ रही है ना, कि फॉर्मल तरीके से आप पानी मांग रहे हो। तो ये एक ही, हमने देखो बात एक ही थी, हमें पानी का गिलास लेना था, लेकिन आप किस तरीके से अगले के सामने रखते हो कि उसको वो बात कैसी लगे आपकी। ठीक है, तो हर एक जो मैसेज होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस संदर्भ में बात बोल रहे हो। ठीक है, और वो संदर्भ डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, जिसको भी आपने जो बात बोली है ना, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ईच मैसेज विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन यू आर टॉकिंग टू। मतलब अ, अभी देखो, अगर आप टीचर के साथ बात कर रहे हो, तो उनको आप फिर भी अलग तरीके से, फॉर्मल तरीके से आप बात करोगे। अगर वही बात आपको अपने दोस्त को बोलनी हो, तो क्या पता आप उसको बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से बोल दो, है ना, और भाई दे दे मेरे को एक गिलास पानी, देगा कि नहीं देगा, है ना। और अब क्या पता आपको टीचर कोई किसी इंटरव्यू में आप गए और वहां पे आपको एक गिलास पानी लेना पड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे, कुड यू सर, कुड यू प्लीज गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है, या कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब इस तरीके से आप वहां पे रिक्वेस्ट करोगे उनको, है ना। तो ये आपके संदर्भ पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट आया आपको समझ? यस हाँ मैम। जी, Yes, हाँ ma'am. जी। यस जी मैम। मैम। Yes, ma'am. आ गया। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें बस कंफ्यूजन लगी रहती है बच्चों को, लेकिन अब क्लियर हो जाएगी। देखो 5th पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन द सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। देखो एक बात बताओ मेरे को, हम यही एग्जांपल लेते हैं, मैं योगा की स्टूडेंट, आप भी योगा की स्टूडेंट, हमारे बीच जो भी बात होगी या जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो सिमेट्री होगा। हम और जो कम्युनिकेशन होगा वो गुड होगा, अच्छे वाला कम्युनिकेशन होगा, हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी दूसरे के साथ सिमेट्री कैसी है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में गुड है, मैथमेटिक्स में क्या है वो गुड, लेकिन इंग्लिश में क्या है वो वीक, ठीक है। और ऐसे ही एक दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, जो इंग्लिश में क्या है गुड और मैथमेटिक्स में क्या है वो वीक। अब इन दोनों के बीच में जो बातें होंगी ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, यहाँ पे भी अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ये नहीं। अब देखो इसका तो मैथ स्ट्रांग है और इसका मैथ वीक है, तो ये मैथ के बारे में बताएगा और इसको मैथ की गाइडेंस मिल जाएगी। इसकी इंग्लिश स्ट्रांग है और इसकी इंग्लिश वीक है, इसको इंग्लिश की गाइडेंस मिल जाएगी। हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी के अंदर क्या होता है कि दोस्तों के बोलते हैं भाई तेरे को ये टॉपिक अच्छे से आता है, तू मेरे को ये टॉपिक करवा दे, मेरे को ये टॉपिक अच्छे से आता है, मैं तेरे को ये टॉपिक करवा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। अब मान लो 2 अलग अलग फील्ड के फ्रेंड है ना, एक योगा से है और एक कोई अदर स्ट्रीम से है। अब जब वो बातें करते हैं, वो अपनी योगा की बता रहा है, ये अपने फील्ड की बता रहा है, कि आप तो दोनों के अंदर इंटरेस्ट आ जाए एक दूसरे की बातों को सुनने में, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये तो पॉइंट है, ये आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है, लेकिन कहीं कहीं केस में ऐसा भी हो जाता है कि मान लो एक फिजिक्स का बच्चा है और एक योगा का, तो फिजिक्स वाला योगा की बात सुन के बोर भी हो सकता है और योगा वाले को फिजिक्स की बात क्या पता समझ ना आए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो क्या बोलते हैं, बोलते तो है मैम ना एक दूसरे को। कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम जो हम प्रोबेबिलिटी जो हम लेके चलते हैं ना, कि हमारा पॉइंट यही रहता है कि मैक्सिमम ऐसा ही होगा कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है वहाँ पे। लेकिन कुछ एक केस में हो जाता है कि आपका यहाँ पे कंट्राडिक्शन भी हो जाए आपकी, ठीक है, आप समझ ना पाओ या आप बोर हो जाओ या आपका उससे कम्युनिकेशन अच्छा ही ना हो, बोलो कि ना यार मेरे को नहीं करनी इससे बात, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कई बार हमारे योगा वालों को ऐसे ले लेते हैं लोग, समझ नहीं पाते कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोलेंगे क्या आत्मा परमात्मा, क्या बातें कर रहे हो ऐसे, है ना। तो ये बात भी हमारा, ये 5th पॉइंट था आपका। 6th पॉइंट देखो यहाँ पे मैम क्या है, इसमें कॉमन लैंग्वेज। कॉम्प्लीमेंट्री का हाँ जी, हम इसमें क्या बोल, कॉम्प्लीमेंट्री का कैसे क्या आएगा फिर बोल। सिमेट्री तो समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री का अलग अलग स्ट्रीम से ले सकते हैं कि एक किसी सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग है और एक किसी सब्जेक्ट में, है ना। जैसे 2 पर्सन है कि अगर मान लो कोई फर्स्ट पेपर में स्ट्रांग है तो आपका सेकंड पेपर वीक है, और आपका दूसरा ही दोस्त है उसका सेकंड पेपर स्ट्रांग है और फर्स्ट पेपर वीक है। तो जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा ना वो अच्छा होगा, क्योंकि आपका अगर सेकंड पेपर वीक है तो वो आपको सेकंड पेपर करवा देगा, ठीक है। अगर उसका फर्स्ट पेपर वीक है तो आप उसको फर्स्ट पेपर करवा दोगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ये ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे की कमी को पूरा करेंगे, समझ रहे हो बात। ठीक मैम। सिमेट्री में तो दोनों इक्वल है, ठीक है, वहां पे तो कोई किसी की कमी को नहीं पूरा कर रहा है, बस उनको इंटरेस्ट आ रहा है एक दूसरे की बातों को सुनने में। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि उसके अंदर कुछ कमी थी, आपने उसको पूरा कर दिया, आपके अंदर कुछ कमी थी तो उसने आपकी कमी को पूरा कर दिया, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप वैसे ही समझ गए ना पॉइंट से ही, कि अगर कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो आप दोनों की लैंग्वेज भी कॉमन होनी चाहिए, है ना। एक यहाँ पे संस्कृत बोल रहा है बच्चा, एक उर्दू बोल रहा है, या एक संस्कृत में लिख के दिया है किसी ने, एक ने उर्दू में लिख के दे दिया कुछ भी, कोई भी टॉपिक, तो क्या हम एक दूसरे के टॉपिक को समझ पाएंगे अगर हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो कॉमन लैंग्वेज भी हमारे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। मतलब ये विशेषताएं, ये चीजें होनी जरूरी है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। 7th पॉइंट बहुत जरूरी है भाई, मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी।
मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना दो मतलब है इसके, देखो समझो, नहीं एक ही लगा लो, दो तो छोड़ दो। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी का मतलब ये है कि अगर आप किसी ने आपको कोई बात, जैसे मैं अगर आपको मैं समझा रही हूँ, अगर आपका ध्यान कहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्लास लगा भी रहे हो लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, है ना। कई बार हमारे साथ नॉर्मल भी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और हमने पूरा एक पेज पढ़ दिया लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि वो ऊपर था क्या, दोबारा पढ़ने लगते हैं, ध्यान नहीं दिया हमने, हम बोलते हैं ना ध्यान नहीं दिया, मतलब हमारा वहां पे माइंड नहीं था। मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी होता है दोनों पर्सन के बीच में, कि रिसीवर को उस मैसेज का मतलब समझ आना चाहिए कि उसने किस तरीके से वो बोला है। ठीक है, समझ आई आपको बात ये? जी मैम। हाँ जी। देखो अब 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, द मैसेज मस्ट हैव अ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब है अर्थ। ठीक है, जो कोई भी आप बात करते हो ना, देखो एक बात सुनो, कभी न्यूज चैनल में आप लोगों ने डिबेट देखी है ना, डिबेट होती है, तो डिबेट के अंदर आपने क्या देखा होगा, टॉपिक कुछ और होता है और एक दो पर्सन ना उस टॉपिक, वो जो टॉपिक होता है उस पर तो बात करते ही नहीं, पता नहीं कहाँ की कहाँ ले जाते हैं बात को, है ना। तो मतलब वो सुनने में भी ऐसा लगता है यार क्या कचपच चल रही है, ये समझ ही नहीं आती उनकी बात, है ना। तो यही बोलते हैं एक कम्युनिकेशन में जो आपने मैसेज भेजा ना, उस मैसेज का कुछ मतलब भी होना चाहिए, कोई अर्थ भी होना चाहिए, कुछ निकल के आए उसके अंदर से कि भाई हाँ, हमें समझने के लिए भी तो कुछ उसके अंदर होना चाहिए ना। अगर उस मैसेज के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हम समझ पाए, तो कोई मतलब नहीं बनता, तो वहां पे भी आपका उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो या फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर लो आप या इनफॉर्मल की, हर किसी के अंदर जो मैसेज होता है, मैसेज अगले बंदे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना जरूरी होता है, या अगला बंदा भी आपके मैसेज में इंटरेस्ट दिखाए, या आपके मैसेज में कुछ ऐसी बात तो हो, कुछ लॉजिक तो हो कि अगले को समझ आए। समझ आ गई बात? यस मैम। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्ट थ्रू जेस्चर। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम जेस्चर का मतलब हम लिख लेते हैं इशारे वगैरह करते हैं जो हम, है ना, इशारा लगा लो कोई भी। लाइक देखो ये इसमें ना नॉन वो आ जाएगा, नॉन वर्बल में आ जाएंगे ये भाई, जिसमें आप बोल के नहीं बताते, लाइक आपने अपने सिर को ऐसे लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट राइट अगर आप हिला रहे हो तो नहीं, आप ना कर रहे हो किसी को बिना बोल रही। अगर ये अपनी आंखों को ऐसे कंफ्यूजन, वो इमोजी देखे हो ना आपने, इमोजी व्हाट्सएप में इमोजी आते हैं, वो इशारे, वो वर्बल, वो जेस्चर ही तो है एक तरीके से, है ना। हम सिर्फ आंखों के इशारे से समझ जाते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या है ना। सिर्फ आंख बंद करना, आंख खोलना, ठीक है, और किसी भी हैंड की मूवमेंट करना, लिप्स की मूवमेंट करना, ये सारे क्या होते हैं, जेस्चर होते हैं। और कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो कंडक्ट थ्रू जेस्चर। अब अगर मान लो मैं चुप हो जाऊं, है ना, और मैं आप सबको घूर के देखने लगूं, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये जेस्चर के थ्रू भी कंडक्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। कम्युनिकेशन का ना टाइप अलग अलग होता है, ये इसका स्पेशल एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, कि कैसा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल के अंदर क्या होगा, रिटन होगा, ओरल होगा, ठीक है। नॉन वर्बल के अंदर क्या होगा, आपके जेस्चर आ जाएंगे, ठीक है, और दो तीन टाइप और आ जाएंगे इसके अंदर। तो हम वहां से करेंगे, कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल होगा, वर्बल नॉन वर्बल होगा, है ना, और इन सब चीजों पे ये आपने अभी पढ़ ही लिया कि कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कंटेक्स्ट। जब भी आप कोई बात करते हो ना किसी के साथ, उस बात का कुछ ना कुछ संदर्भ जरूर होता है। लड़ाई कर रहे हो तो आप गुस्से में रिएक्ट कर रहे हो, तो वो गुस्से वाला संदर्भ आप बता रहे हो वहां पे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आप जरूर उस बात को बोलते हो। अब ये कंटेक्स्ट ही हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसके अंदर। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कंटेक्स्ट, इस पॉइंट को अब हम आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे। कितना समझ आया आपको? मैम हम्म, एक हाँ जी, एक पॉइंट समझाना मैम दोबारा से। हाँ जी, कौन से वाला? 8 मैम। 8th? यस मैम। हाँ, देखो 8th में क्या है, द मैसेज मस्ट हैव अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब है अर्थ।
जो आप मैसेज जो आप सेंड कर रहे हो ना, उसका अर्थ कुछ ना कुछ मतलब निकल के आना चाहिए, है ना। अगर मान लो एक लाइन यही थी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं, वाटर ग्लास गिव ऑफ मी, तो क्या अगले बंदे को क्या पता ना समझ आए? ये तो मान लो हम थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि इस लाइन को तोड़ फोड़ के लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा गलत लिख दिया उसने। लेकिन अगर किसी को ना पता हो, तो इस लाइन को उसने टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया, ग्लास वाटर गिव ऑफ मी, तो क्या मतलब निकलता है? इसका कुछ अर्थ समझ आ रहा है? हमें नहीं आ रहा ना। तो यही बोलते हैं कि एक मैसेज का कुछ ना कुछ अर्थ भी होना चाहिए। कोई आप बात बोल रहे हो तो वो समझ तभी आएगी जब उसके अंदर कुछ होगा, कोई लॉजिक होगा। समझ आई आपको बात? जी मैम। और हाँ मैम जी। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब एक लेवल पे होना चाहिए जिसके बीच में कम्युनिकेशन है। हाँ, जो मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये भी, और दूसरा आप वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट भी होने चाहिए, मतलब समझने के लिए। कई बार हमारा ध्यान ना कहीं और होता है, हम समझ नहीं पाते, फिर हमें ध्यान आता है कि वो हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब भी यही होता है कि आपका उस जो बंदा जिस लैंग्वेज में या जिस कंटेक्स्ट में वो बात बोल रहा है, आप भी उसी कंटेक्स्ट में वो बात समझ पाए। समझ आ गई बात? यस मैम। हाँ जी। देखो, अभी है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, ये ध्यान से समझना। इसमें मैं मेरे को एक बात बताना आपको, मैं एक किस्सा सुनाऊंगी, ठीक है? फिर मेरे को बताना कि क्या एक्चुअल में मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। ये आप पढ़ लेना, इसका मतलब कि ये बहुत आसान है, मैं वैसे पढ़ा देती हूँ, चलो पढ़ा ही देती हूँ। कम्युनिकेशन इज द एनवायरमेंट, ये एक एनवायरमेंट या इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हो। क्या करते हो? अपने आइडिया को एक्सचेंज करने का काम करते हो। और जो कंटेक्स्ट है ना, जो संदर्भ, जिस संदर्भ में आपने बात बोली, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, आपके मैसेज के मतलब पे, कि आपने आपका जो मैसेज है किस तरीके से लिखा है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का होता है उसके ऊपर, कि किस संदर्भ में आपने वो बात बोल रही है, ठीक है। और अगर रिसीवर भी जिस संदर्भ में आपने बात बोली है, उसी संदर्भ में अगर वो बात समझ पाए, तो बहुत मतलब आपका कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो बात नहीं समझ पा रहे, तो वो वहां पे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, या आप समझ नहीं पाओगे। अब मेरे को एक एग्जांपल दो। नहीं, मैं देती हूँ आपको, सुनो। मेरे को बताना कि आप क्या समझ पा रहे हो। आपका एक फ्रेंड है, हाँ जी, हाँ या ना? जी यस मैम। मैम। ठीक है, फ्रेंड लगा लो, फॉर्मल कुछ भी लगा लो, एक पर्सन है आपके कॉन्टेक्ट में, ठीक है। और उस पर्सन ने आपको बोला कि कॉल मी, ठीक है। उसने ऐसे लिखा आपको, देखो ये ऐसे ना, लाइक उसने ये लिख दिया मैसेज में कि कॉल मी, ठीक है। तो आप पहले इस कॉल मी से क्या समझोगे? हाँ जी, बताओ। मुझे कॉल कर। हाँ, है ना। आप ये सोचोगे कि मतलब क्या है इसका, यही है ना कि मेरे को कॉल करो, है ना, कॉल मी भी, मेरे पास फोन मिला, हाँ या ना? यस जी मैम। है ना। अब देखो, अगर मान लो कोई दूसरा पर्सन है, अगर किसी ने ये बात लिखी है कॉल मी, तो क्या टाइप किया मैंने कि भाई इतने में तूने ये बात लिखी कॉल मी, तू कर ले मेरे पास कॉल, क्या दिक्कत है? ये बात सही है या गलत है? हाँ जी, हाँ ये भी सही है। है ना भाई, उसने इतना टाइप किया कॉल मी, तो टाइप करने के बजाय डायरेक्ट कॉल ही कर ले, ठीक है। फिर अगर जी ये मैम। बात हो अगर आप सकता किसी है को कि बोल देते हो कि सुनो सुनो, ध्यान ये से भी तो देना यहाँ पे। ये भी तो हो सकता है ना कि उसके फोन में बैलेंस ना हो, हाँ हाँ, नेट हो फिर कर हाँ ले बस। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, ये पॉजिटिव, हम तो अच्छे है ना, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। कॉल में लिखा, और भाई मैंने क्या रिप्लाई दिया कि भाई तू कर ले कॉल, ठीक है, तू या आप, सॉरी आप कॉल कर ले, है ना, आप कॉल कर लो, ऐसा कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। देन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर आप क्या करते हो, कॉल करते हो, ठीक है। और उस दौरान क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं आपको कि कॉल, मैंने बोला कि भाई अगर आपने इतना टाइप किया आप कॉल ही कर लेते। बोले उनका रिप्लाई ये आता है
कि मैंने कॉल मी का मतलब ये था मेरी तरफ से कि जब आप फ्री हो ना तो आप मेरे पास कॉल कर लेना। अब एक बात बताओ, क्या इस कॉल मी से ये अगले बंदे को समझ आएगा कि उसका मतलब ये है कि जब आप फ्री हो तो मेरे को कॉल कर लेना? नो मैम। नहीं आएगा ना। ये संदर्भ होता है कि अगर कॉल मी की जगह अगर वो यही बात ऐसे लिखते कि व्हेन यू एवर फ्री देन कॉल मी, ठीक है, या कुछ इस तरीके से लिखते कि जब कभी आप फ्री हो तो मेरे को कॉल कर लेना, तो मैं उस बात को उसी तरीके से समझ पाती कि ठीक है, हाँ उन्होंने ये बात बोली, मैं कर लूंगी जब मैं फ्री होंगी। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट ये बोल दे कॉल मी, मेरे तो दिमाग में पहली बात तो यही आई कि भाई तूने इतना टाइप किया है तो कॉल ही कर लेता, कॉल मी मैं क्या अलग कॉल करूंगी, तू कर ले। फिर उसके बाद अगर वो बंदा ये बोलता है कि भाई मैंने तो कॉल मी इसलिए लिखा था कि अगर आप कभी फ्री हो तो आप कॉल कर लेना, मैं कहा है मेरे को कैसे पता चलेगा इसका मतलब ये है। तो ये कंटेक्स्ट की बात होती है, समझ आई बात, कि आपने किस संदर्भ में बात बोली है। अगर आप दोनों, अगर मैं उनके संदर्भ में समझ लेती तो भी हमारा कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे हमारा टकराव हो गया थोड़ा सा, है ना, उसने बोला कुछ और था, मैंने कुछ और समझ लिया, वो गलती हो सकती है, या तो उसने वो गलती की लिखने में या मैंने समझने में गलती की। तो एक कंटेक्स्ट होता है, इसको हम बोलते हैं संदर्भ। समझ आई बात आपको? जी यस मैम। जी मैम। है ना। अब इसी के देखते हैं हमें किस तरीके से कितने टाइप में हम करेंगे इसको, डिफरेंट डायमेंशंस देखते हैं। सबसे पहली बात आती है फिजिकल कंटेक्स्ट की। देखो फिजिकल में क्या होता है कि डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो, किस एरिया में हो आप, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक आप मार्केट में हो, ठीक है, किसी पार्टी में हो, तो आप अपने फ्रेंड के साथ किसी और तरीके से बात करोगे, ठीक है। अगर वही फ्रेंड आपका लाइब्रेरी में है तो आप लाइब्रेरी में किसी और तरीके से उसी बात को बोलोगे, है ना। तो फिजिकल कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है यहाँ पे सिर्फ, कि जो प्लेस से रिलेटेड हो, कि आप प्लेस देख के बात करते हो, कि मार्केट में कहीं हो रहा है, मीटिंग में है तो कुछ और बात करें, किसी और तरीके से बोली जाएगी यही बात, लाइब्रेरी में तो आप किसी और तरीके से इसको बोलोगे। समझ आई बात? तो इसी तरीके से आपका इंटरेक्शन उसके साथ अलग हो जाता है। हाँ जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या होता है, देखो जैसे एक बात बताओ, जैसे टीचर है, टीचर को कई साल हो गए पढ़ाते हुए, 2-3 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। तो पढ़ाते हुए अब अगर बच्चा सिर्फ बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के टीचर ये समझ जाता है कि उस बच्चे को ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं आया, सिर्फ उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, कि उसके चेहरे के हाव भाव कैसे है, वहां से वो चीज समझ जाएगा कि हाँ इसको ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं आया। और बच्चा टीचर के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाएगा कि टीचर उसको मतलब उसको घूर रहा है या उसको डांटने की कोशिश में अभी डांटेगा या वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है, टीचर का पास्ट एक्सपीरियंस था तभी वो बच्चे के बिहेवियर को सिर्फ उसके एक्सप्रेशन के बेस पे जज कर पा रहा है, ठीक है। या कोई भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का हो सकता है, कि आपने पहले कुछ एक्सपीरियंस किया था और उसी के बेस पे आपने आज ये बात बोली है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि हमारे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, भाई देख मैंने ना ये चीज पहले एक्सपीरियंस कर रखी है, तू ऐसा मत करियो वरना बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे बोल रहे हो बात, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हो। समझ आई बात? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है आपका सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट बेस्ड होता है डिफरेंट फैक्टर्स सच एज रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर और रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जैसे एक जो बातें एक फादर की और एक डॉटर के बीच में होंगी, वो इंटरेक्शन अलग होगा एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, है ना। एम्प्लॉय और बॉस का इंटरेक्शन किसी और तरीके का होगा, फादर और डॉटर का इंटरेक्शन किसी और का होगा। उनके रोल क्या है, वो उसकी बेटी है, वो उसके पापा है, ठीक है, उनका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इन सब पे डिपेंड करते हैं। सोशल कंटेक्स्ट में हम क्या बोलते हैं कि आपका रिलेशन, मतलब आप किस तरीके के रिलेशन में एक दूसरे के साथ, उसी तरीके से आप बात करोगे। ज्यादा फ्रेंडली हो तो आप फ्रेंडली करोगे, बिल्कुल फॉर्मल है तो फॉर्मल तरीके से करोगे, या आप डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे किसके साथ किस तरीके से हो।
समझ आई बात? हाँ जी, यस सर। यस मैम। ठीक है। मैम एक बार फिर बताना मैम। देखो, सोशल कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कम्युनिकेशन किस बेस पे कर रहे हो किसी के साथ, कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, आपका दूसरे पर्सन के साथ किस रिलेशन में हो आप। अगर मान लो डॉटर और फादर, ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन अलग होगा, वो अलग तरीके से अपनी बातों को बोलेंगे। और एक ऐसी अगर बॉस हो और एक एम्प्लॉई हो, ये अपनी बातों को अलग तरीके से एक दूसरे को बोलेंगे, है ना? समझ रहे हो? हम देखो, जैसे दोस्त, फ्रेंड और फ्रेंड के बीच में कम्युनिकेशन अलग होगा, फ्रेंड और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन अलग होगा। वो आप अपने सोशल रिलेशन को देखते हो कि मेरा इसके साथ रिलेशन कैसा है। समझ आई बात? जी मैम। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में क्या होता है? देखो, इसमें आपके इमोशन, मूड, इन सब पे भी डिपेंड करता है। हर टाइम हमारा मूड एक जैसा नहीं होता है ना। कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो किसी हैप्पी मूड में हम कोई बात बोल देते हैं, कभी गुस्से में कोई बात बोलते हैं, है ना। कभी बिल्कुल मूड खराब होता है, रोने वाले मूड में ऐसे रोते रोते कुछ कुछ बात बोल देते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में उस टाइम पे मूड कैसा है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच का मूड अच्छा है तो आपके बीच का कम्युनिकेशन अलग होगा। अगर किसी एक का मूड खराब है, इमोशंस मतलब जो मूड पे, इमोशंस पे डिपेंड करके जो आप बात बोलेंगे, जो कम्युनिकेशन हुआ है, वो कहलाता है आपका साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में। समझ आई बात? देखो, एक टीचर बच्चों के साथ कितने तरीके से रिएक्ट करता है। अगर एक टीचर को तारीफ करनी है बच्चे की, स्टूडेंट की, तो जब तारीफ करते हुए उसकी साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट अलग होगा, वो अलग तरीके से बोलेगा, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, कितना अच्छा तुम कर रहे हो। ठीक है। और अगर उसी टीचर को बच्चे को डांटना हो, ठीक है, डांटते टाइम उसका इमोशन कुछ और होगा, ठीक है, वो गुस्से में बोलेगा। समझ आई बात? यस सर। है ना। नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द टाइम एट विच टेक प्लेस। भैया, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अभी अब आप अपने आप से ही एग्जांपल ले लो। इससे पहले अगर आपकी रिसर्च की क्लास होती और फिर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन की क्लास लगा रहे होते, और इस टाइम पे तो सर्दियों में ऐसा होता है कि बंदा सो जाए इस टाइम पे, है ना, ऊपर से खाना खाने के बाद, ऊपर से पढ़ने के बाद, तो इस टाइम पे एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है। और एनर्जी लेवल इस टाइम पे इतना डाउन है, और उस टाइम पे अगर आपको किसी के साथ बात करनी पड़े तो शायद आप उसकी बात का अच्छे से रिस्पॉन्स ना कर पाओ। और अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो अगला बंदे को क्या लगेगा कि भाई हाँ, ये ध्यान ही नहीं दे रहा। अब एक बात बताओ, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ आप सबको, अगर आप मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दोगे, हाँ या ना नहीं बोलोगे, तुम क्या मेरा मन करेगा पढ़ाने का? नहीं करेगा। मेरे को लगेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ इतना, है ना, जब ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। तो जो कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है टाइम से। अब कई बार जैसे मान लो रात को पेरेंट्स काम करके लेट आते हैं तो शायद वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन मॉर्निंग में एनर्जी ज्यादा होती है सबके घरों में। मॉर्निंग में सबके घर में शोर शराबा होता है खूब, ठीक है, बिल्कुल कुछ ना चलता रहता है, ये काम वो काम, जल्दबाजी में सब चीजें फटाफट होती है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो कम्युनिकेशन आपका टाइम के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, कि भाई अब जो टाइम से अफेक्टेड होता है वो कहलाता है आपका टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। आगे बात समझ? जी यस मैम। मैम। नेक्स्ट और लास्ट, ये बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या है आपका, इसमें है भाई आपका कल्चर कंटेक्स्ट। कि हर एक कल्चर के अंदर ना, हर एक कल्चर की अपनी वैल्यूज होती है, अपने इथिक्स होते हैं, अपने विश्वास होते हैं, मोरल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। जैसे वही कल वाला एग्जांपल था, अगर अपने यहाँ पे डेथ हो जाती है तो हम यूजुअली वाइट कपड़े डालते हैं, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में डेथ होती है तो वहां पे वो ब्लैक कपड़े डालते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल, वो एक ये भी तो आते हैं ना, हम जिसको ये बोलते थे ना भाई, ऐसे हाथ जोड़ने वाला इमोजी नहीं आता एक, कि दो हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं। हम तो क्या सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, नमस्कार। 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 लेकिन ये इसका मतलब है क्या, हाई फाई। एक दूसरे को ऐसे हाई फाई नहीं देते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, यस मैम। है ना।
तो ये कल्चर पे डिपेंड करता है कि हमारे कल्चर में कि उसी शब्द का कुछ और मतलब हो सकता है, किसी दूसरे के कल्चर में उसी शब्द का कुछ और मतलब हो सकता है। तो कल्चर कंटेक्स्ट भी बहुत मायने रखता है। आप अगर दो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, एक सेंडर अलग कल्चर से है, रिसीवर अलग कल्चर से है, और आपने कुछ बात बोल दी, जैसे मान लो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैंने हरियाणवी में बोल दिया और भाई कड़े जावे है ना, तो कड़े जावे का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, कड़े जावे मतलब कहाँ पे जा रहे हो आप, ठीक है। और क्या पता किसी दूसरे के कल्चर में कड़े का मतलब कुछ और होता हो, तो वो मेरी बात को शायद गलत ले जाएगा, है ना। तो कल्चर कंटेक्स्ट में क्या होता है कि ये आपके कल्चर की वैल्यू, ठीक है, आपके बिलीफ, आपके मोरल्स, ये सब इफेक्ट करते हैं आपके कम्युनिकेशन को। समझ आई आपको बात? यस मैम। या एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कहीं किसी किसी स्कूल में क्या होता है, टीचर्स को उनके नाम के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है ना, मिस दीक्षा, ऐसा कुछ ऐसे बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला जाता। क्या आपने कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में टीचर का नाम लेके बोला है, हाँ जी सर, हम तो सर Yes, मैडम ma'am. बोलते हैं सिर्फ, है ना। मतलब देखना कभी बोल के इतनी हिम्मत ही नहीं होती हमारे तो कि भाई उनके आगे ना उनका नाम लिया जाए कि और मैडम नहीं, और सुमन मैम क्या हाल है आपके नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यही होता है, अपने अपने कल्चर की बात होती है ना। हमारा कल्चर कुछ और है, किसी और का कल्चर क्या पता कहाँ से हो। तो ये सब चीजें हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। या यही लगा लो, जब हरियाणा वाले बोलते हैं ना तो लोगों को क्या लगता है कि वो डांट रहे हैं, है ना, या वो गुस्से में बोल रहे हैं। और या वही दूसरे अगर देखा जाए, दिल्ली वाले अब बड़े आराम से, अगर बिल्कुल पोलाइट, हिसार, मतलब कहीं जगह बहुत पोलाइट बोला जाता है, बिल्कुल आराम आराम से, तो उनको हमारी बातें बहुत ज्यादा ये लग सकती है कि भाई है ये कितना ज्यादा अग्रेसिव बंदा है, कितना मतलब ये गुस्से वाला है, ठीक है। तो ये कल्चर पे डिपेंड करता है। समझ आया आपको? यस मैम। Yes, ma'am. तो बस ये आपके कंटेक्स्ट थे कि आपने किस तरीके से अपनी बात को रखा है किसी के सामने। ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर कल, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसमें आप पेन कॉपी रखना भाई, इसमें ना पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ये लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर चैप्टर थर्ड कल कंप्लीट कर देंगे। समझ आया आपको? कुछ और देखना है इसमें पीपीटी में? कुछ समझना हो भी बता दो, फिर मैं स्क्रीन ऑन करती हूँ। हाँ, ये कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट जहाँ शुरू हुआ था वहाँ एक फिगर बनाया ना आपने, हाँ जी। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कम्युनिकेटर का मतलब क्या है कि जो बोलने वाला और सुनने वाला है, कोई भी एक, मतलब यहाँ पे ये रिसीवर भी हो सकता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने किसी कोई बात को बोला है, यहाँ पे बोला है कि वो बात कितने तरीके से बोल सकता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। इस चीज पे भी देखो, अगर एक ही बात को बोलने के लिए हम कितनी चीजें डिपेंड करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ पे है, सोशल है हम, मतलब घर पे खड़े हैं या मार्केट में है, कहाँ पे है, ठीक है। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे माइंड, अभी हमारा मूड कैसा है, ठीक है, हम अपने मूड के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं। फिर हम देखते हैं भी तेरा और मेरा कल्चर कैसा है, कई बार पंजाबी वालों के साथ हम पंजाबी में बात करने लग जाते हैं, कोई पंजाब का दोस्त होता है ना, पंजाब से है तो पंजाबी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो एक ही बंदे के साथ बात करने के लिए हम ये सारे कंटेक्स्ट को फॉलो करते हैं, ये सारे के सारे, मतलब लगभग मैक्सिमम एक टाइम पे आप यूज कर लेते हो। एक टाइम पे आप ये भी देखते हो कि मेरा रिलेशन इसके साथ कैसा है, ये देखते हो मेरा अभी मूड कैसा है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को किस तरीके से बात करनी है, इसका कल्चर क्या है। समझ आ गई बात? हाँ जी हाँ मैम। जी। हाँ, तो एक मैसेज को ट्रांसफर करने में, एक मैसेज को बोलने के लिए हम कितनी सारी चीजों को नोटिस, हम ध्यान नहीं देते, मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस है ना बोलना, हम इतना सोच समझ के नहीं बोलते, लेकिन फिर भी अगर हम बोल रहे हैं तो अभी हम अपने आप ही लाइब्रेरी में हम बिल्कुल धीरे धीरे बात करेंगे। लाइब्रेरी में हमें अगर कोई बात बोलनी है ना, हम इस तरीके से बोलेंगे, अरे सुन, तेरे को समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तुम्हें आया कि नहीं आया समझ, हम इस तरीके से बोलेंगे, है ना। और ये लाइब्रेरी में हमें, और उसके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, ये सब चीजें डिपेंड करती है, और एक मैसेज के अंदर ही होता है ये सारी चीजें।
हम एक साथ इतने सारे कंटेक्स्ट को फॉलो करते हैं। समझ आई आपको बात? Yes. हाँ जी। और कुछ? ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन ऑन करती हूँ और मेरे को बताना। हाँ जी, समझ आया आप सभी को? यस मैम। जी किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ मेरे को, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? क्रिकेट देखना किस किस को पसंद है? मैसेज करके बता दो फटाफट। एक नहीं हाथ उठाया है, बताओ। भावेश जी को मैसेज और देख लेती हूँ, आपने किसी ने कुछ किया है क्या? पसंद तो है मैम देखना, फिर देख नहीं पाते। हाँ मतलब नॉलेज है ना थोड़ी बहुत क्रिकेट की आपको? ठीक है मैम, टाइम टाइम नहीं है अभी, टाइम नहीं है मतलब मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँ या रख दूँ? क्या बोल रहे हो आप? देखा, अब क्रिकेट ये की बात कर कंटेक्ट रहे की हैं देखने बात आ के गई लिए। यहाँ पे। नहीं मैम, देखो बात अभी कर रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए टाइम नहीं है। ओके ओके, देखो अभी देखो यहाँ पे देखो, यही बात आ गई हमारे टॉपिक से रिलेटेड। इन्होंने लिखा मैम टाइम नहीं है। अब इन्होंने ये पूरी बात नहीं लिखी कि मैम क्रिकेट देखने का टाइम नहीं है। और मेरे को क्या लगा कि मैम टाइम नहीं है, तो मेरे को ये बोल रहा है कि मैडम बस चुप करो आप, हमारे पास अभी टाइम नहीं है और जाओ, है ना? तो ये कंटेक्स्ट होता है कि भाई आप अपनी बात को किस तरीके से अगले बंदे के सामने बोल रहे हो। ठीक है, अगर मान लो ये बात हम अभी क्लियर ना करते तो कोई कोई तो इसी बात को अपने अंदर दिल में बिठा के रख लेता कि हाँ तूने मेरे को ये बात बोली थी, तेरी मेरी बात बंद। तो चलो ठीक है, एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें। स्टोरी क्या है, ये रियल रियल सिचुएशन है ये, बिल्कुल मतलब ये कहानी नहीं है कुछ, एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। जब सचिन तेंदुलकर जी को जानते हो आप? सचिन जी को हर कोई जानता है उनको, है ना? वो 14 साल के थे, 14 पता नहीं 15 साल के थे तब ना, टेस्ट मैच की सीरीज चली हुई थी। किनके साथ सीरीज थी? पाकिस्तान के साथ थी। पाकिस्तान के साथ मैच चला हुआ था हमारा, और सचिन तेंदुलकर जी को बैटिंग करनी थी, और उनके साथ में थे सिद्धू जी। सिद्धू जी को जानते हो? हाँ या ना, फटाफट मैसेज में लिखा करो यार, हाँ या ना, यस हाँ यस मैम। है ना? उनकी बैटिंग चली हुई थी, और सिर्फ सचिन जी क्या थे, दोनों साथ में करते हैं ना, एक तरफ जैसे सचिन थे, दूसरी तरफ सिद्धू जी थे, तो दोनों साथ में कर रहे थे, है ना? और बॉलिंग करने वाले थे इरफान खान, ठीक है, पाकिस्तान से। तो भाई पहले क्या हुआ, 3 दिन तक चल रहा था वो टेस्ट मैच। पहले दो जो टेस्ट मैच हुए थे, फर्स्ट और सेकंड डे, पता नहीं 4 दिन तक था शायद। फर्स्ट और सेकंड डे जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें ना सिर्फ 10 विकेट, पता नहीं 10 रन ऐसे कुछ बने थे, ठीक है। और तीसरे दिन खाली था सब। अब चौथा दिन चला हुआ था ये, तो अब चला हुआ और उनको इंडिया वालों को रन बनाने हैं, ठीक है, उनको अच्छे नंबर लेके आने हैं, और सचिन जी बैटिंग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब इमरान जी आए बॉलिंग करने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट बॉल डाली, वो बाउंस बैक हो, वो पीछे नहीं चल जाती है खाली, क्या होता है जिसमें भाई बिना बैट लगे ही पीछे चली गई, क्या बोलते हैं उसको? बाउंस, वाइड वाइड। बाउंस ही कहते हैं। हाँ वाइट या बाउंस जो भी, ठीक है। और वो पिच भी टूटी हुई थी उस टाइम पे, जो पिच होती है ना वो टूटी हुई थी। तो वो सिद्धू जी बोल रहे हैं कि भाई ध्यान से तू कर भी लेगा, छोटा सा 14-15 साल की बात है। बोले नहीं नहीं मैं करूंगा। तो एक बॉल ऐसी चली गई, दूसरी बॉल आई, ठीक है। वो दूसरी बॉल आते ही वो बाउंस बैक करके सचिन जी के ना यहाँ पे आई, नाक पे लगी। नाक पे लगते ही खून खून ही खून हो गया सब जगह, ठीक है। सिद्धू जी को लगा भी ये बंदा तो मर गया यहाँ पे, ये आज बचेगा नहीं, ये बचने वाला नहीं है। सारा खून, कपड़े खून से हो गए, उसके शूज खून से लथपथ हो गए वहां पे। ये रियल सिचुएशन है, रियल हकीकत है ये, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उनको लेटा दिया गया, और वो जो जिसपे वो लेके नहीं जाते किसी पर्सन को, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर बोलते हैं उसको, जी मैम। हाँ। तो वो स्ट्रेचर बुला रखा था, लेकिन उसको आने से पहले क्या आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट वाले आ गए।
और उन दिनों में क्या होता था फिजियोथेरेपिस्ट के में कि सिर्फ एक सेराडोन होता है, या वो कौन सी टैबलेट होती है, कौन सी टैबलेट देते थे पहले? पेन किलर कोई ना? हाँ, पेन किलर, सेरापन को एक पेन किलर और एक आइस बॉक्स, आइस जिसमें आइस लगी हुई है, सिर्फ उन्होंने उनको वो पेन किलर दी और आइस बॉक्स दिया। और जैसे ही उनको वो स्ट्रेचर पे लेटा के ले जाने लगे तो वो सिद्धू जी के कान में एक आवाज आई। क्या आवाज आई? मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सिद्धू जी बोले कि तू पक्का खेलेगा? बोला सर मैं खेलूंगा। बोला अब भी खेलेगा? क्या हाँ मैं खेलूंगा। तो वैसे ही मतलब पूरे खून से लथपथ उसके कपड़े, ठीक है, अपना आइस बैग लेके नाक पे और वो एक टैबलेट लेके उन्होंने बैटिंग करना शुरू किया। और जैसे ही बॉल आई चौका, उन्होंने चौका मार दिया। तो इस चीज से, उनके इस मोटिवेशन से क्या सीखने को हमें मिलता है कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमें ना सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है अपना काम छोड़ने के लिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये हो गया, आज मेरे को वहां जाना है, तो आज नहीं मैं पढ़ूंगी, मैं कल पढ़ूंगी या मैं शाम को करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिर्फ बहाना है। हमें इन सब बहानों को भी त्याग देना है कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीने 6 महीने की बात है सिर्फ, उसके बाद कुछ मर्जी करना है। ठीक है, तो उनसे देखो 14-15 साल के थे, सिर्फ 14 से 15 साल, है ना? कब और इतनी एग्जाम क्या एग्जाम कब होंगे मैम? एग्जाम एग्जाम? एग्जाम दिसंबर में तो होगा नहीं आपका, ये मर्ज होगा, जितना मेरा आइडिया है ना, ये जुलाई पे जाएगा आपका एग्जाम। मर्ज करेंगे दिसंबर का और जून जुलाई का, जून क्यों या मैम? जुलाई में होगा, जून या जुलाई में आपका एग्जाम होगा मेरे अकॉर्डिंग। दिसंबर में नहीं होने वाला, दिसंबर में तो मैम चांस ही नहीं है। मैंने भी यही सुना कि 99% मर्ज होगा। हमारे यहाँ एक टीचर ने सेम बोला मुझे, जो हाँ, नेट अभी क्लियर किया उन्होंने। मर्ज होगा एग्जाम, चांस पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं निकले आपके। फॉर्म निकलेंगे, 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद 2 महीने आपको तैयारी के लिए ऑब्वियस सी बात दिए जाते हैं, मतलब फिर बहुत टाइम, अभी कहीं ऐसे 2-3 महीने तो बिल्कुल ही नहीं चांस। तो ये जून या जुलाई में जाएगा आपका पेपर। ठीक है, मार्च तो में आप नहीं होगा ना मैम? फरवरी के लास्ट या मार्च में बोल रही थी पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फरवरी के लास्ट में ले नहीं सकते, इतने ऐसे लेते ही नहीं, क्योंकि फिर इनका सिस्टम सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। फरवरी में लेंगे तो फिर लास्ट में कैसे लेंगे, ये फिर दिसंबर का कब करवाएंगे? और मैम मेरे को ऐसा यूजीसी लगता है। को, नहीं मैम, यूजीसी को बाकी एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं ना मार्च में। उनके बाकी एग्जाम में 12th 10th 12th अदर जो भी एग्जाम्स है वो भी रहेंगे ना उनके। हाँ, तो उस वो पर भी मार्च में जो- होंगे ना, वो मार्च अप्रैल मई 2 हाँ, महीने फिर भी है इसलिए हमारे पास, जून या जुलाई में। बाकी देखो हम अपनी तैयारी करके चलेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई आपका जो पेपर होगा ना वो जून जुलाई में होगा। ठीक है, तो मतलब हमारी स्टोरी का मतलब, स्टोरी नहीं, ये रियल सिचुएशन क्या थी कि वो बस सिर्फ 14 या 15 साल की उम्र में इतना, मतलब जब वो एडमिट होने की सिचुएशन है, लेकिन वो फिर भी खेलने के लिए तैयार है कि नहीं भाई मैं तो खेलूंगा, मैं हार नहीं सकता। तो आप तो बिल्कुल, कितनी बड़ी सिचुएशन आ जाए या घर, अपने गोल को नहीं छोड़ना, एक बार पकड़ लिया तो उसको पूरा करके ही हटना है। ठीक है। समझ आई बात? जी मैम। यस मैम। तो कुछ और, कोई और बात समझ आ रहा है ना आपको? मेरे को कोई अगर बात है तो मैसेज करके बोल दो, अगर नहीं समझ आ रहा है या कोई भी दिक्कत है तो। मैम समझ में आ रहा है, थैंक यू मैम। ठीक है। ठीक है, फिर करें अब खत्म? यस। हाँ जी, चलो फिर कोई चैंटिंग करवा दो। हाँ जी, कौन चैंटिंग करवाएगा? कोई भी एक अपने आप से करवा दो, या मेरे को नाम बोलना पड़ेगा। भावेश कुमार, आप करवा दो। थैंक यू, थैंक रिकॉर्डिंग यू। बंद कर दूं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग करेंगे। बंद कर दूंगा जी। ये सब गैर लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे।